I am framing my discussion. वंदे मातरम को बहिष्कार करना चाहिए। इस पर क्या बहस हो सकती है? वंदे मातरम इन्हीं का बनवाया हुआ गाना है। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, पूरे देश को बंदी बनाकर रख दिया। नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। शायद भारत इकलौता ऐसा देश होगा जहां राष्ट्रगीत को गाने और न गाने को लेकर इतनी बहस चल रही है। कुछ लोग राष्ट्रगीत गाने को धर्म से जोड़ रहे हैं। क्या क्या नहीं कहा जा रहा। वंदे मातरम हरगिज नहीं गाएंगे। कोई कह रहा वंदे मातरम गाने का मतलब है कौम का मुर्दा हो जाना। भाई, लोग हैरान है कि ये वो लोग हैं जो बात बात पर देश के सेक्युलर ताने माने की दुहाई देते हैं। कुछ कट्टरपंथी तो अब सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। क्या जानबूझकर किसी रणनीति के तहत देश की संस्थाओं, राष्ट्रगीत और सिस्टम पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात, जो कथित सेक्युलर दल है वो चुप क्यों है? क्या कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं और लीडर्स की जिद में उन्हें कहीं अपने लिए वोट बैंक का फिर से जिंदा होना दिख रहा है क्या? आज पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में देश की मुस्लिम लीडरशिप और मुस्लिम वोटर्स के बीच के द्वंद्व को सामने रखने की कोशिश करेंगे। पहले ये रिपोर्ट। सियासी जमीन छोटी हुई तो कुछ और आजमाया जाए। पन्ने खोल मजहबी लकीर के कि कौम को भरमाया जाए। क्या देश के मुसलमानों को भय और भ्रम में डालकर देश के भीतर राजनीति की एक धारा के खिलाफ हवा चलाने की कोशिश है, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है, जो देश के तमाम पंथों, धर्मों, दर्शन और मतों से आगे संपूर्ण भारत की मान्य संस्कृति की बात करती है? क्या राष्ट्र चेतना का उत्थान कट्टरपंथी लीडर्स को परेशान कर रहा है? क्या मजहबी लकीर पर कोई रार ठानी जा रही है? कोई मौलाना कहता है कि वंदे मातरम गाना शिर्क है, गैर इस्लामी है। कोई कहता है जुल्म होगा तो जिहाद होगा। कोई 3 तलाक से लेकर वक्फ कानून तक पर मुसलमानों को भड़काता है और कहता है कि शरिया लॉ में हस्तक्षेप हो रहा है। मस्जिदें, मज़ारे, खानखाह और मुसलमानों की संपत्ति हड़पने का प्लान सरकार बना रही है। और इन तमाम पीड़ितों के बयानों के बीच कोई डुप्लीकेट बाबरी मस्जिद की नींव भी रखी जाती है। तो क्या ये सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि केंद्र से लेकर कई राज्यों में ऐसी सरकारें हैं जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा वाली हैं, जो देश को उस इतिहास से जोड़ती हैं जिसमें राष्ट्र अपनी असल सांस्कृतिक, धार्मिक और दार्शनिक चेतना विज्ञान के साथ खड़ा होता है, जिसे बड़ी कुटिलता से धीरे धीरे इतिहास के पन्नों से साफ कर दिया गया? आखिर वंदे मातरम के गाने के विरोध को क्यों जिन्ना वाली राजनीति से जोड़ा जा रहा है? मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। मैं नेहरू जी का कोट पढ़ता हूं। नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। नेहरू जी फिर लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे। जिन्ना इसलिए वंदे मातरम से चिढ़ते थे क्योंकि वंदे मातरम गीत आनंद मठ से लिया गया था। आनंद मठ की पृष्ठभूमि 1770 के सन्यासी विद्रोह से जुड़ी है। सन्यासियों ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध युद्ध छेड़ा था।
वंदे मातरम को भारतीय राष्ट्रवाद की आत्मा कहा जाता है। तो जिन्ना वाला दर्द इधर भी तो नहीं है। क्या दिक्कत बंगाल की धरती पर हुए 1770 के अंग्रेजों के खिलाफ उस पहली क्रांति से है जो सन्यासियों ने की थी, जिनके हाथ में भगवा ध्वज था? इसे भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जोड़कर भी देखा जाता है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि आज की मुस्लिम लीडरशिप में आखिर जिन्ना वाली अलगाववादी सोच क्यों दिख रही है? मैडम, मैं एक मुसलमान हूं, मैं इस्लाम को मानने वाला बावकार इंसान हूं और मेरे मजहब की बुनियादी तालीम तौहीद है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवा अल्लाह के। ये वतन से बेइंतहा मोहब्बत है मैडम, और इंशाल्लाह हमेशा रहेगी। मगर बावजूद इसके कि मेरी मस्जिद, मेरी इबादत गाह, मेरे कपड़े, मेरे कारोबार पर हमले होते, मगर मैं फिर भी कहता हूं कि वतन मेरा, हर वतन को हम छोड़कर नहीं जाएंगे। सच ये है कि खुद को मुसलमानों का लीडर बताने वाले ओवैसी और मदनी जैसे चेहरे डराने और उकसाने का खेल खेल रहे हैं। मुसलमान जितना डरेगा वो मजहबी लकीर पर चल रही सियासी पार्टियों और मजहबी कट्टरपंथी मौलानाओं के करीब जाएगा। भेद और भय का ये सियासी और मजहबी कारोबार है जो आजादी के पहले से अब तक लगातार देश के भीतर चलता रहा है। वंदे मातरम की स्वर्ण जयंती हुई 1937 में। तब जवाहरलाल नेहरू जी ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर उसको 2 अंतरों तक सीमित करने का काम। वहीं से तुष्टीकरण की शुरुआत हुई और वो तुष्टीकरण जाकर देश के विभाजन में पहुंचा। मान्यवर, मेरे जैसे कई लोगों का मानना है, कांग्रेस पार्टी को पसंद आए ना आए, अगर वंदे मातरम के तुष्टीकरण की नीति के तहत 2 टुकड़े न करते तो देश का बंटवारा नहीं होता और देश पूरा होता। नेहरू और मोदी की राजनीति में एक बड़ा अंतर राष्ट्र चेतना का है, उस पहचान का है जो प्राचीन भारत की विरासत रही, जिससे सोशलिस्ट प्रभाव वाले नेहरू ने हमेशा दूरी बनाई और मोदी ने जिसे प्रचारित और प्रसारित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जानकार मानते हैं कि नेहरू का सेकुलरिज्म हिंदुत्व को नकारने, उसके महिमा मंडन से बचने या कुछ मामलों में उसे अवैज्ञानिक या पाखंड बताने का रहा, तो वहीं इस्लामिक कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेकने का। जबकि मोदी का सेकुलरिज्म सांस्कृतिक गौरव, प्राचीन भारत की परंपरा से जोड़ने, विज्ञान और विरासत साथ लेकर चलने, प्राचीन आध्यात्मिक चेतना और सबका साथ बिना तुष्टीकरण कर रहा है। हजरत अमीर खुसरो की बोलियों ने नए मोती पिरोए और जो नतीजा निकला वो हजरत खुसरो के इन मशहूर पंक्तियों में व्यक्त हुआ। बन के पंछी भय बावरे, बन के पंछी भय बावरे, ऐसी बिन बजाई सांवरे, तार तार की तान निराली, जुम रही सब वन की डारी। भारत में सूफी परंपरा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। सूफी संतों ने खुद को महज मस्जिदों या खानकाहों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने पवित्र कुरान के हर्फ पढ़े तो वेदों के स्वर भी सुने। तो क्या मुस्लिम लीडरशिप की दिक्कत इस बात से है कि देश में अब बात असल सेकुलरिज्म की हो रही है? तुष्टीकरण और कट्टरपंथी जमातों के दबाव की राजनीति की कसावट कमजोर पड़ रही है? दारा शिको, रसखान, अब्दुल रहीम खाने खाना, वीर अब्दुल हमीद, अब्दुल कलाम जैसे चेहरे मुस्लिम लीडर्स के आदर्श क्यों नहीं हुए? हिंदुओं और उनके मंदिरों को तबाह करने वाले औरंगजेब या बाबर उनकी पसंद क्यों रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुस्लिम समाज के वो चेहरे हैं जो मजहबी कट्टरपंथी नहीं रहे, बल्कि भारतीय संस्कृति को अपनी संस्कृति मानते रहे, उसके साथ चले। इसलिए इन चेहरों के साथ खड़े होने से मुस्लिम लीडरशिप को दिक्कत है।
हम बता रहे हैं हम किस तरह के मुस्लिम को साथ रखते हैं। डॉक्टर कलाम से बड़ा आलिम इस्लाम में साइंसदान नहीं हुआ, और आरिफ मोहम्मद खान साहब जो बिहार के गवर्नर हैं, उनसे बड़ा आलिम फाजिल मुसलमान आज सियासी जमात में तो नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मुस्लिम लीडर पीएम मोदी बीजेपी और संघ को मुसलमान विरोधी बताते उन्हें मुसलमानों का दुश्मन कहते हैं। ये नैरेटिव आज का नहीं है। नेहरूवियन पॉलिटिक्स ने इसी धुरी पर अपनी सियासत मजबूत की। वामपंथी इतिहासकारों ने इसी फॉर्मूले पर इतिहास को गढ़ा और विवाद रचे। देश के मुसलमानों को ऐसे विवादों में उलझाया गया ताकि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खाई बनी रहे। मुसलमानों को हिंदू चेतना से डर लगे। यही वजह है कि देश के जो भी मुसलमान इतिहास को बिना पूर्वाग्रह के जानते हैं, वो एक ही बात कहते हैं। You should not speak about all these things with the communist historians, because in the earlier case also it was the communist historian like Irfan Habib and some few JNU people who had complicated the issue. Muslim community, section of the Muslim community was ready to hand over the Ram Janambhoomi also, because I had spoken to many people. So we should not bring in this communist historian. They would complicate the issue and they would poison the mind of the Muslims also. एक बात तो पत्थर पर खींची लकीर की तरह साफ है कि धर्म कोई भी हो, वो देश या राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता। एक भारतीय और संविधान परस्त होने के नाते हर कोई यही मानेगा। हर भारतीय के लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि है, खासकर भारत में। लेकिन पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को वंदे मातरम गाने से तकलीफ थी, तो इसकी बड़ी वजह थी उनके दिमाग में बैठा अलगाववाद का भूत। यह अलगाववाद वही है जिसके जहर से पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं, सिखों या फिर दूसरे गैर मुसलमानों को निशाना बनाया गया, और आज तक यह सिलसिला रुका नहीं। पाकिस्तान में अलबत्ता हिंदू सिख अब गिनती के बच्चे हैं। जो बच्चे भी हैं उन्हें वहां दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रखा गया, क्योंकि कट्टरपंथी अपनी लाइन के मुताबिक शिर्क और पूजा पाठ को जोड़ते हैं। और ये बातें सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं है, पूरी दुनिया में, खासकर अमेरिका से लेकर यूरोप तक में सो कॉल्ड इस्लामिक अलगाववाद पर बहस छिड़ी हुई। हद तो यह है कि ऐसे कट्टरपंथी यूरोप में अलग शरिया लॉ तक की मांग करने लगे। ब्रिटेन, पोलैंड, नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों में इस्लामिक भावनाओं को लेकर जो एक कट्टरपंथ पनप रहा है, उसे बड़ी चुनौती के तौर पर देखा। सच ये है कि चाहे बाहर हो या भीतर, रंग एक से है। कट्टरपन, अलगाववाद और देश के संविधान से ऊपर धर्म को रखने की सनक एक अलग चुनौती बन रही। इसी इस्लामिक चरमपंथ ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, बांग्लादेश को बारूद के ढेर पर बिठा दिया। इसी इस्लामिक कट्टरपंथ के निशाने पर इंडोनेशिया जैसा मुस्लिम बहुल देश भी है, क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद इंडोनेशिया की सांस्कृतिक पहचान को शरीयत के मुताबिक वो बदल नहीं पा रहा। वहां के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो अस्सलाम वालेकुम भी कहते हैं तो नमो बुद्धाय और ओम शांति ओम से अपनी बात खत्म करते हैं। प्रबोवो सुबियांतो खुद मुसलमान हैं, लेकिन हमारे यहाँ खुद को मुसलमानों का लीडर कहने वाले चेहरों और इस्लाम के झंडा बरदारों को वंदे मातरम से ऐतराज है। सवाल यह है कि क्या वाकई ये ऐतराज है या फिर कोई रार है। जड़ें कभी खत्म नहीं होती, फिर चाहे वो प्रेम की हों या नफरत की। कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू मुसलमानों के बीच भाईचारे और प्रेम को कट्टरपंथी जमातों के लीडर्स ने अपने साम्राज्य के लिए बड़ा खतरा मान लिया। खतरे में देश के मुसलमान नहीं, बल्कि मुसलमानों को डराने और उकसाने वालों की सियासी दुकान है। मुसलमान समाज से आग्रहपूर्वक कहता हूं, कम से कम अपने बच्चों की जिंदगी को तो सोचो, अपना भविष्य तो सोचो। मैं नहीं चाहता हूं कोई समाज बंधुआ मजदूर की तरह जिंदगी जिए क्योंकि कोई डरा रहा है। दूसरा, अगर आप बैठना उठना शुरू करोगे, भाजपा वाले आपको डर वाले लगते हैं, अरे जाओ ना 50 लोग बैठ करके भाजपा कार्यालय में एक दिन बैठे रहो, निकाल देंगे क्या आपको? आप देखिए क्या चल रहा है, कौन निकाल देगा आपको? कब्जा करो ना जाके बीजेपी कार्यालय का, कौन रोकता है आपको? बावजूद इसके भ्रम और भय फैलाया जाता है। मुस्लिम लीडर्स को हर उस बात से दिक्कत क्यों होती है जो देश को असल सेकुलरिज्म वाले ढांचे में लाने की है।
मुद्दा कोई भी हो, सामने आते ही मजहबी लाइन पर विरोध शुरू हो जाता है। फिर चाहे वो वक्फ कानून हो, 3 तलाक कानून हो, यूसीसी का मुद्दा हो, SIR हो, शोर तेज होता है कि मस्जिदें खतरे में हैं, मुसलमानों की पहचान खतरे में है, इस्लाम खतरे में है और मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। याद कीजिए, राम जन्मभूमि पर कोर्ट के फैसले से पहले कट्टरपंथी जमात क्या कहती थी और अब क्या कह रही। अब तो सुप्रीम कोर्ट तक को सत्ता के दबाव में बताया जा रहा है। क्या यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश नहीं है? कहीं ये इस वजह से तो नहीं है कि कोर्ट सबूतों के आधार पर चलता है और सबूत कमजोर हो तो कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा दो? नहीं तो जिसका पक्ष मजबूत होता वो कोर्ट के फैसले पर सवाल क्यों उठाएगा? लेकिन यहां तो जिस अयोध्या का समाधान सबूतों और तथ्यों के आधार पर किया जा चुका है, उसे फिर विवाद में घसीटने और जिंदा करने की साजिश हो रही है। और यह मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि कहीं से तो शय मिल रही है, कहीं इसके पीछे कहीं वो मुस्लिम ब्रदरहुड वाली थ्योरी तो काम नहीं कर रही, क्योंकि पाकिस्तान से भी अयोध्या को लेकर बार बार जलनखोरी दिखती है। दूसरी तरफ देश के अंदर हुमायूं कबीर और मदनी जैसे चेहरे हैं। हुमायूं तो बाबरी के लिए फंड जमा कर रहे हैं। सवाल है कि क्या देश के सेक्युलर फैब्रिक को बचाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ बहुसंख्यक आबादी की है? बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक सनक की नींव पड़ी है। ये सनक बाबरी है और इसके सूत्रधार हैं टीएमसी से निकाल दिए गए विधायक हुमायूं कबीर। इनमें कबीर के तो कोई गुण नहीं आए, लेकिन बाबर के बेटे हुमायूं के कट्टरपंथी नफरती गुण खूब भरे हैं। मजहबी लाइन पर मुर्शिदाबाद में डुप्लीकेट बाबरी बनाई जा रही है। जो पहला जुम्मा नमाज हुआ, इतना कवर हुआ इतना आदमी आया, मेरा ख्याल से लाखों लोग जमा हो गया नमाज पढ़ने के लिए। बाबरी मस्जिद का जो लीम रखा गया, उनको मैदान तो अभी पूरे नहीं हुआ, वो जमीन का ऊपर लाखों आदमी आके और नमाज पढ़ने के लिए आया। तो एक बार में नमाज में नहीं पूरा हुआ, सेकंड टाइम भी नमाज पढ़ना पड़ेगा। हुमायूं कबीर फिलहाल ममता बनर्जी के लिए मीर जाफर हैं। ममता उन्हें गद्दार कह चुकी है। अब हुमायूं बंगाल के ओवैसी बनने को बेचैन है। उन्हें भरोसा अपनी कौम पर है। हैरानी इस बात की है कि हुमायूं जैसे कट्टरपंथी सियासी चेहरे पर कौम फिदा भी है। अब तक 4.5 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। ट्रस्ट के नाम पर खुले SBI खाते में लोग बाबरी के लिए चंदा जमा कर रहे हैं। नई बाबरी साइट पर 10 से 15 जगह पर QR कोड रखा गया है। 11 दान पेटियां रखी गई हैं। कैश के जरिए अब तक 1 करोड़ रुपए चंदे में भी मिला है। 20 लोग कैश की गिनती कर रहे हैं। कैश की गिनती सुरक्षित जगह पर CCTV कैमरे की निगरानी में हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम नेताओं का फॉर्मूला है डर दिखाना, नाइंसाफी चिल्लाना और धर्म खतरे में है ये बताना। कभी 3 तलाक के नाम पर, कभी CA NRC या हिजाब के बहाने, कभी UCC को लेकर तो कभी वक्फ कानून के जरिए। बात बात पर बस एक ही बवाल और एक ही नैरेटिव तान दिया जाता है कि मुसलमानों को सरकार टारगेट कर रही है। ओवैसी जैसे नेता को देश की संसद में प्रधानमंत्री मोदी को मुस्लिम विरोधी बता देते हैं वो। सवाल यह है कि क्या ऐसा सिर्फ इसलिए है कि तुष्टीकरण वाली राजनीति मोदी के सामने चल नहीं पा रही? एक जमाने में जो मुट्ठी भर कट्टरपंथी सड़कों पर उतरकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक सरकार से पलटवा लिया करते थे, अब वो ऐसा नहीं कर पा रहे। अभी देखिए, जिस वक्फ कानून पर कुछ मुस्लिम लीडर्स और मौलानाओं ने इतना हंगामा किया कि उनकी संपत्ति सरकार छीन रही है, वही लोग वक्फ प्रॉपर्टीज की लिस्टिंग तक नहीं करा पा रहे। अब जब सरकार एक्शन लेगी तो विक्टिम कार्ड शुरू हो जाएगा कि देखिए जुल्म होता है। वक्फ कानून बनने के बाद उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिसमें वक्फ कानून के मुताबिक 6 महीने के अंदर सारे हिंदुस्तान में जितनी वक्फ प्रॉपर्टी है उसको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य था। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए 6 महीने दिए गए थे। इस बात पर भी वक्फ प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन को लेकर भी खूब हो हल्ला मुस्लिम लीडरशिप ने मचाया था, लेकिन सरकार अपना काम कर रही है। अभी भी लाखों वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। मेरे पास बहुत सारे सांसद आए हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, अलग अलग स्टेट के लोग आए,
कई लीडर्स आए, पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल लीडर्स, कई लोग मुझे मिलने आए और रिक्वेस्ट किया कि जो 9 लाख से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कतें आ रहे हैं और आज आखिरी दिन है, इसलिए उम्मीद पोर्टल का आखिरी दिन को एक्सटेंशन किया जाए। मैं एक आश्वासन देना चाहता हूं कि जितने भी मुतावालीस के माध्यम से उम्मीद पोर्टल में अपलोड करने के लिए जो कोशिश किया, पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, उनको मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि हम आगे आपके लिए रास्ता खोलेंगे और 3 महीने तक हम कोई कठोर कदम नहीं उठाएंगे। अब ये बात मुसलमानों को समझने की है कि अगर सरकार की मंशा वक्फ संपत्तियों को हड़पने की होती तो फिर सरकार वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की तारीख आगे क्यों बढ़ाती। वक्फ कानून पर कट्टरपंथी मदनी एंड कंपनी से लेकर ओवैसी जैसे भड़काऊ नेता तक आरोप लगाते रहे हैं कि वक्फ कानून में संशोधन के पीछे सरकार का मकसद मुसलमानों की संपत्ति छीनना है। दरअसल बात इंसाफ की नहीं, रार की है। पीड़ा वोट बैंक के नाम पर ब्लैकमेलिंग के खेल के बंद हो जाने की है, उस अथाह शक्ति के खत्म हो जाने की है जिसमें एक इशारे पर सैकड़ों एकड़ जमीन पर वक्फ के नाम पर कब्जा हो जाता था और सरकारें चुप रहती थी कि वोट बैंक खिसक जाएगा। आगे सुनिए, जिस यूपी में योगी को मुसलमानों का दुश्मन बताते हुए मुसलमानों के लीडर और मौलाना तालियां लूटते हैं, उसी यूपी में वक्फ पोर्टल पर वक्फ संपत्ति रजिस्ट्रेशन की डेट उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल बोर्ड के अनुरोध पर 6 जून 2026 कर दी गई है। तो चाहे मोदी हो या यूपी में योगी, दोनों के इरादे कितने ईमानदार हैं ये कट्टरपंथी मदनी एंड कंपनी या ओवैसी ब्रदर्स जैसे भड़काऊ लीडर्स के चश्मे से देखा या समझा नहीं जा सकता। कानून इसलिए बनाया गया ताकि आरएसएस के 100 साल के जश्न जो मनाया जा रहा है, ये आरएसएस को तोहफा देने के लिए और इस मुल्क के सेकुलरिज्म को, इस मुल्क की आइन को कमजोर करने के लिए, इस मुल्क की तहजीबों को खत्म करने के और मुसलमानों के ईमान पर, उनकी मजहबी इबादत गाहों पर निशाना बनाने के लिए हिंदुस्तान का वो तबका जो इन मसाजिद के औकाफ को हड़प करना चाहता है, कहता है अगर किसी वक्फ जमीन या मस्जिद या किसी भी चीज के कागजात वक्फ के नहीं आए, उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो। वक्फ कानून आया, पास हुआ और वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन भी शुरू हुआ और चल रहा है। पीएम मोदी और सरकार के इरादे साफ हैं, अनाप शनाप नहीं। जो पक्की और कानूनी रूप से सही संपत्तियां होंगी बस वही वक्फ की मानी जाएंगी। निर्धारित समय सीमा में उम्मीद पोर्टल पर 5,17,040 वक्फ संपत्तियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की गई थी। इनमें से वक्फ की 2,16,905 संपत्तियों को मंजूरी भी दी जा चुकी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मुद्दा दरअसल जिद है जो 2014 के बाद से बदली हवा को लेकर कट्टरपंथी जमात के बीच बनी है। 2014 से पहले करीब 17% वोट बैंक का खेला करके जो मौलाना, जो कथित सेकुलर दल सत्ता की मलाई काटते थे, अब मोदी के नवजागरण काल में जनता ने उनकी सियासी जमीन काट दी है। पीड़ा वहां की है और पांव दूसरे मुद्दे पर पटका जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और अब पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास का नेक्स्ट चैप्टर। क्या वाकई मुनीर पाकिस्तान और यूनुस बांग्लादेश से भागेंगे, उन्हें भागना पड़ जाएगा? आखिर ऐसी चर्चा क्यों चल रही है? आपने सुना होगा कि बिना आग के धुआं तो उठता नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसी करनी वैसी भरनी, ये कहावत सच साबित होने वाली है। कहां तो एक समय कहा जा रहा था कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद पाकिस्तान विन विन सिचुएशन में, ढाका में ISI का ऑफिस खुलने वाला है। कहां तो अब ऐसी खबर आ रही है कि शेख हसीना के खिलाफ साजिश पाकिस्तान को महंगी पड़ने वाली है और इसी की आग में यूनुस भी झुलस जाएगा।
जिसका ट्रेलर दिखना शुरू हो गया है। लेकिन यह सब हुआ कैसे, किसने किया? बात वही तो नहीं जो आप सोच रहे हैं। देखिए, सड़क पर भयंकर संग्राम, ढाका की गली गली में त्राहिमाम था। सरेआम गोलियां चलाई गईं, बस्तियां फूंक डाली, आशियाने उजाड़ दिए थे। हाथ में पत्थर लिए भीड़ अपने ही मुल्क को आग लगाने पर आमादा थी। ऐसा ही हुआ था जब हमारे पूरब वाले पड़ोस में बगावत का बवंडर उठा था। 1.5 साल बाद एक बार फिर से ऐसा ही हो सकता है। बांग्लादेश में फिर से बवाल की पटकथा लिखी जा चुकी है, जिसके किरदार मोहम्मद यूनुस के साथ पाकिस्तान की आर्मी का चीफ आसिम मुनीर भी है। इसीलिए सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश से भागने वाले हैं? क्या यूनुस ने विदेश में छिपने की जगह ढूंढ ली है? सवाल ये भी है कि यूनुस के भागने की आशंका क्यों जताई जा रही है? क्या इसके पीछे पाकिस्तान के CDF आसिम मुनीर की साजिश है? पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक नेताओं के विदेश फरार होने की लंबी फहरिस्त है। बांग्लादेश में तो शेख हसीना से लेकर खालिदा जिया के खानदान के कई लोगों को जान बचाने के लिए विदेशों में शरण लेनी पड़ी थी। लेकिन मोहम्मद यूनुस के बंगाल से भागने की आशंका क्यों जताई जा रही है? सबसे पहले इसी को समझना जरूरी है। बांग्लादेश में आम चुनाव की घोषणा हो गई है। 12 फरवरी 2026 को चुनाव कराए जाएंगे। खास बात यह है कि इसी दिन देश में जनमत संग्रह भी होगा। देश की दूसरी पार्टी BNP की नेता खालिदा जिया गंभीर रूप से बीमार हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पिछले 1.5 साल से भारत में रह रही हैं। देश की कमान अंतरिम सलाहकार मोहम्मद यूनुस के हाथ में है और यूनुस की डोर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के हाथ में। यानी चुनाव भले ही बांग्लादेश में होने हैं, लेकिन पूरा कंट्रोल पाकिस्तान के आर्मी चीफ का रहेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि मुनीर के साथ यूनुस भी बांग्लादेश से भागने की कोशिश में है। बांग्लादेश में अपने कारोबार बेचकर पैसा बाहर भेजने की तैयारी में है। दावे किए जा रहे हैं कि यूनुस अजरबैजान के जरिए फंड ट्रांसफर कर रहे हैं और देश छोड़कर फ्रांस में बसने की प्लानिंग बना रहे हैं, जहां उनका घर भी है। शेख हसीना की पार्टी ने पहले ही चुनावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। बांग्लादेश की सत्ता पर लंबे समय तक राज करने वाली खालिदा जिया की पार्टी भी चुनाव को लेकर तैयार नहीं है। इसकी वजह भी है। असल में पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर इस्लामाबाद के हुक्मरानों की तरह ही ढाका में भी अपनी कठपुतली हुकूमत बैठाना चाहता है, जिसका नाम है जमाते इस्लामी। मौजूदा वक्त में बांग्लादेश में जमाते इस्लामी अकेली पार्टी है जो सत्ता में आने की पूरी कोशिश कर रही है और इसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ से लेकर कट्टरपंथी संगठन पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। बांग्लादेश जमाते इस्लामी को संक्षेप में जमात भी कहते हैं, जो बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामी राजनीतिक पार्टी है। 1941 में बनी इस पार्टी के संस्थापक थे सैयद अबुल अला मौदूदी, जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए और फिर पार्टी के पूर्वी धड़े से बांग्लादेश जमाते इस्लामी का जन्म हुआ। 1978 में जमात ने पहली बार आम चुनाव में हिस्सा लिया। 1986 में बांग्लादेश की संसद में 10 उम्मीदवार विजयी रहे। साल 2001 में जमाते इस्लामी बांग्लादेश ने संसद में 18 सीटें हासिल की। 2001 से 2006 में BNP सरकार में जमात के 2 मंत्री भी थे। बांग्लादेश में होने वाले चुनावों में जमाते इस्लामी 300 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पिछली जुलाई में शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट के पीछे भी जमाते इस्लामी का ही हाथ था और एक बार फिर ढाका की सत्ता पर कब्जा करने की तैयारी में है। खास बात यह है कि बांग्लादेश के मौजूदा सलाहकार मोहम्मद यूनुस भी जमाते इस्लामी के समर्थक हैं। शेख हसीना ने जमाते इस्लामी पर बैन लगाया था, जिसे यूनुस ने सत्ता में आते ही हटा दिया था और अब दुनिया को दिखाने के लिए चुनाव के जरिए ढाका की हुकूमत जमात को सौंपने की तैयारी कर ली है। सवाल यह है कि इसका असर क्या हो सकता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, दक्षिण एशिया में एक नई मुसीबत पनपती जा रही है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बढ़ते
सैन्य और रणनीतिक सहयोग से दक्षिण एशिया की सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दोनों देशों के बीच बढ़ती करीबी से कट्टरवाद में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे सुरक्षा चुनौतियां और ज्यादा बढ़ सकती है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के तहत चल रही राजनीतिक अस्थिरता और धार्मिक चरमपंथ के बीच पाकिस्तान का प्रभाव कई देशों के लिए बड़े जोखिम पैदा कर सकता है। बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी एक कट्टरपंथी पार्टी है। यही वजह है कि इस्लामाबाद के नाकारा हुक्मरानों से लेकर रावलपिंडी के वर्दी वाले दहशतगर्द ढाका में भी इस्लामाबाद जैसे हुक्मरान चाहते हैं। और एक दौर में बांग्लादेश से नफरत करने वाले पाकिस्तानी अब ढाका के लिए दोस्ती के नगमे गा रहे हैं। ढाका के लिए दोस्ती के फर्जी गीत गाने वाले ये वही पाकिस्तानी हैं जो आधी सदी तक बांग्लादेश को दुश्मन समझते रहे, लेकिन ढाका की हुकूमत पर कट्टरपंथियों के कब्जे के बाद से पाकिस्तानियों के भी सुर बदल गए हैं। ये वही पाकिस्तानी हैं जिनके पुरखों के जुल्मों के निशान बांग्लादेश के जर्रे जर्रे पर चस्पा हैं। वैसे पाकिस्तानियों का बांग्लादेश प्रेम ऐसे ही नहीं उमड़ रहा है। असल में इसके पीछे की वजह भी जिन्ना के आतंकी मुल्क की वही साजिशें हैं जिनसे दुनिया वक्त बेवक्त वाबस्ता होती रही है। ढाका में शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही पाकिस्तान ने हमारे पूरब वाले पड़ोस में भी साजिशों का नया सिरा तैयार कर लिया है, जिससे बांग्लादेश की आम जनता में यूनुस सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। यही वजह है कि यूनुस ने अपने बैग पैक कर लिए हैं। दावा किया जा रहा है कि चुनाव के बाद यूनुस बांग्लादेश से भागने की फिराक में हैं। ठीक यही हाल बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के हाथ में सौंपने वाले आसिम मुनीर का भी है। पाकिस्तान में इन दिनों हर तरफ ऐसी ही आग लगी है। एक तरफ इमरान खान के समर्थक जिन्ना के मुल्क के फर्जी जनरलों के तमगे नोचने के लिए तैयार बैठे हैं, तो दूसरी तरफ तालिबान ने इस्लामाबाद तक कोहराम मचाने की धमकी दी हुई है और दोनों की वजह आसिम मुनीर ही है। मुनीर ने अफगान तालिबान को धमकी देकर पाकिस्तान पर बारूद बरसाने की मुनादी जो कर दी थी, तालिबान ने आसिम मुनीर को यह धमकी यूं ही नहीं दी थी। मुनीर के इशारे पर पहले पाकिस्तानियों ने अफगानिस्तान में मिसाइलें दागने की हिमाकत की थी, जिसके बाद से ही तालिबानी गुस्से में हैं। पाकिस्तान को पूरी तरह अलग थलग किया जा चुका है। आसिम मुनीर की धमकियों के बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से कारोबार बंद कर दिया है। तोरखम और चमन जैसे बड़े बॉर्डर क्रॉसिंग को पूरी तरह बंद किया जा चुका है। पाकिस्तानी सामान के साथ ट्रकों की बॉर्डर्स पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हालात ये हैं कि पाकिस्तानी जिस सामान को अफगानिस्तान भेजना चाहते थे उसे सड़क पर फेंक रहे हैं और अपने हुक्मरानों को कोस रहे हैं। दरअसल अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हर बवाल की जड़ आसिम मुनीर को ही माना जा रहा है। वैसे तो ये सिर्फ ट्रेलर भर है। पाकिस्तान की बर्बादी की पूरी पिक्चर जल्द रिलीज होने जा रही है। अफगानिस्तान बॉर्डर बंद होने से आधे से ज्यादा पाकिस्तानियों को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं। भूखा पाकिस्तान अपने हुक्मरानों को कोस रहा है। यह उस पाकिस्तान का हाल है जहां की 85% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रह रही है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान के हुक्मरानों से लेकर फौजी जनरल अरबों की दौलत जुटाए हुए हैं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.